बात है। Good morning, students. Good Can you morning, hear sir. me? Good morning, Yes, sir. sir. Good morning. ये कब तक लोग आते रहेंगे? स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके, फुल स्क्रीन मोड में अभी स्लाइड शिफ्ट हो रही है? नो, No. स्लाइड No, नहीं sir. चेंज, Slide नहीं. स्लाइड शिफ्ट नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब फुल स्क्रीन मोड में हम जा नहीं सकते। सो ओके, सो अभी स्लाइड शिफ्ट होते हुए दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो हमें इसी मोड में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अच्छा, अटेंडेंस आप कोई लेके हमको भेज देगा। पिछली बार जो भेजा था अटेंडेंस जिन्होंने, ठीक है, वो अटेंडेंस हमें भेज देंगे सो दैट आई कैन मेंटेन द रिकॉर्ड। ओके, अब हाँ, अब हम लोग बात करते हैं ऑसिलेशंस की। तो अगर आप सभी को याद होगा, इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस डिस्कशन, सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, a free oscillation, which is that means a particle moving under a restoring force, which is proportional to the displacement of the particle from its equilibrium position. So in that case, particle oscillates with a natural frequency, okay, which is square root k by m, and the energy of the particle is constant. So amplitude oscillation amplitude is constant, okay, and such kind of motion is we call as simple harmonic motion. Then we have considered the damping force, concept of damping force, which is actually the real force acting on the particle uh, due to any kind of friction. Okay, so that force depends on velocity. ओके, और उसका हम लोगों ने 3 केस डिस्कस किया कि जब हमारा डैम्पिंग फोर्स अगर हमारे रेस्टोरिंग फोर्स से ज्यादा होगा, मतलब R is greater than omega, R is equal to omega, and R is less than omega, where R represents the damping force constant, which is 2R is equal to B by M. इसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे R जब लेस देन ओमेगा होगा, मीन्स हमारा डैम्पिंग जब बहुत स्मॉल होगा, तो हमारा मोशन ऑसिलेटरी होगा, ठीक है। और उस ऑसिलेटरी तो होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड हमारा एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ कहीं पे तो डायग्राम में दिखाया था, ये एक्सपोनेंशियली वो डिके करेगा, और उसके बाद दो कंसेक्यूटिव जो हमारे रेशियो होंगे एम्पलीट्यूड के, उनको हम लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के टर्म पे डिफाइन करते हैं। उसके बाद इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए, राइट, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक एडिशनल फोर्स अप्लाई किया, राइट, ऑसिलेटिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, जो कि इसमें हम हाइलाइटर यूज कर सकते हैं कहीं से, आई डोंट नो। तो कुछ तो हमें दिख नहीं रहा। ओके, स्टिल लोग वेट कर रहे हैं। इसमें हाइलाइटर का ऑप्शन है, किसी को पता है? No, sir. अलग से टूल डालना पड़ेगा. अच्छा, अलग से टूल यूज करना पड़ेगा। ओके ओके, तो बट माउस तो का पॉइंट तो दिख रहा है ना आप सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं माउस के पॉइंटर से यूज करता हूँ। तो हमने Yes, sir. हमने ये एक ऑसिलेटिंग फोर्स यूज किया, एफ नॉट साइन पी टी, वेयर पी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, राइट। अब दो चीज है, अब यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो अगर आप कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली, बहुत सारे बच्चे बहुत लेट आ रहे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ दो चीज है, एक्चुअली दो तीन चीजें हैं। एक तो एक पार्टिकल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है,
ठीक है, जिसको हम कहते हैं रूट के बाई एम, वेयर के मतलब रूट के बाई एम का मतलब उसकी अपनी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो रूट के बाई एम मतलब रेस्टोरिंग फोर्स, जो फोर्स कांस्टेंट है। हम लोगों ने देखा कि वो रूट के बाई एम हमेशा नहीं होगा, वो सिंपल मतलब स्प्रिंग के केस में रूट के बाई एम होगा, सिंपल पेंडुलम के केस में वो कुछ एल बाई जी के टर्म में आता है, ठीक है, और कंपाउंड पेंडुलम के टर्म में कुछ वो इनर्शिया के टर्म में आता है। तो बेसिकली हमारा कहने का मतलब है वो एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिससे कि हमारा पार्टिकल ऑसिलेट करता है। लेकिन जब हम उस पर डैम्पिंग फोर्स लगा देते हैं तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, राइट, वो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या हो जाता है, वो ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाता है जब डैम्पिंग फोर्स आता है। ठीक है, तो ये दूसरा, जब डैम्पिंग फोर्स लग गया तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो हो गई वो ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गई, मतलब उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट करेगा। नाउ अब अगर हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स हम जैसे ही लगा देंगे उस केस में क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो हमारा पार्टिकल जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ऑसिलेट करेगा। जैसे कि हमने अगर मैनुअली कोई फोर्स लगा के अगर किसी पार्टिकल को मैनुअल ऑसिलेट कराया, जैसे किसी स्प्रिंग से कोई बॉडी अटैच्ड है और उसको हाथ से पकड़ के हम ऑसिलेट करा रहे हैं, तो हम जिस फ्रीक्वेंसी से चाहेंगे वो उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, मतलब जिस हिसाब से हम फोर्स लगाएंगे, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो हमारा मिला के ऑसिलेशन जो होगा वो फोर्स के ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। लेकिन क्या ये हमारे इक्वेशन में इस ये फॉर्म दिखेगा? तो लेट अस ट्राई टू राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्व इट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया हमारा, वही डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम डी वाई बाई डी टी जो कि डैम्पिंग फोर्स है, प्लस के बाई एम वाई जो कि रेस्टोरिंग फोर्स है, इज इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स विच इज एफ नॉट साइन पीटी हमारा है एक्सटर्नल फोर्स। अब हम एम को अगर नीचे ले लेंगे तो यहाँ पे एम हो जाएगा, जिसको एफ नॉट बाई एम को हमने स्मॉल एफ नॉट साइन पीटी मान लिया। सो दिस इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे 2r इज इक्वल टू बी बाई एम, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, एफ नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम, ये हमने माना हुआ है। ठीक है, ये मतलब हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको कि हमने इस तरह से लिया हुआ है। अब लेट अस अज्यूम दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इक्वेशन 1 है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा, क्योंकि हमारा जो ऑसिलेशन होगा वो एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ऑसिलेट करेगा, तो हम सोल्यूशन भी वही मानेंगे, ए साइन पीटी माइनस थीटा। ये ऊपर की चीजें ये हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। तो ए साइन पीटी माइनस थीटा, पी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स। ओके, क्योंकि फोर्स से ही हमारा पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, इसलिए हमने वही फ्रीक्वेंसी मानी है। एक एम्पलीट्यूड एक कांस्टेंट मान लिया है जो कि एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये साइन हमारा ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थीटा यहाँ पे एक फेज है, राइट। अब हमने किया क्या, हमने y मान लिया कि ऐसा है हमारा, तो हमने क्या कैलकुलेट किया, डी स्क्वायर, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि इक्वेशन में हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सेकंड डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड y का फॉर्म है। तो ये y हमने एज्यूम कर लिया, हमने dy बाई डी टी कैलकुलेट किया और डी स्क्वायर वाई बाई डी टी कैलकुलेट किया, और हमने सबकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन 1 में। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव कैलकुलेटेड dy बाई डी टी, ये आ गया ए पी कॉस पी टी माइनस थीटा, डी स्क्वायर बाई डी टी, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस पी स्क्वायर ए साइन पी टी माइनस थीटा। ठीक है, अब हमने डी स्क्वायर बाई डी टी की जगह ये वैल्यू रख दी और डी वाई बाई डी टी की जगह ये वैल्यू रख दी, और y की जगह हमने जो एज्यूम किया था वो रख दिया, और इज इक्वल टू एफ नॉट साइन पी टी जो हमने माना हुआ है। तो जब हम ये सारी वैल्यूज रख देंगे इक्वेशन 1 में तो हमारा ये आ गया एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें बेसिकली हमारा क्या है, इसको अगर हम साइन पीटी हमारा है एक साइड में, डी स्क्वायर बाई डी टी हमारा साइन पीटी के टर्म में है, डी वाई बाई डी टी कोसाइन के टर्म में है, हमारा जो ओमेगा स्क्वायर वाई था वो ए साइन पीटी माइनस थीटा इज इक्वल टू एफ नॉट साइन। अब यहाँ पे हमने एक जो ट्रिक यूज किया है, वो साइन पीटी था, एफ नॉट साइन पीटी था फोर्स, हमने उसको लिखा है एफ साइन पीटी माइनस थीटा प्लस थीटा, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, साइन पीटी बचेगा। नाउ अब हमने साइन टर्म को एक साथ कर लिया, कॉस वाले टर्म को एक साथ कर लिया लेफ्ट हैंड साइड के, और राइट हैंड साइड के जो बेसिकली ए प्लस बी के टर्म में इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, तो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब अगर हम ध्यान से देखें
तो साइन पीटी माइनस थीटा वाले टर्म दोनों साइड हैं और कॉस पीटी माइनस थीटा वाले टर्म दोनों साइड हैं। हमने दोनों के जो कॉफिशिएंट थे उनको कंपेयर कर लिया, तो क्या आ गया, साइन पीटी का कॉफिशिएंट है ए ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में है एफ नॉट कॉस थीटा, तो ये दोनों बराबर कर लिए। सिमिलरली 2rpa लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल हो गया एफ नॉट साइन थीटा के। ठीक है, सो वी हैव दीज टू इक्वेशंस जो कि हमें Yes, sir. कंपेयर करने पे मिले। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि हम लोग कहां से इस स्टेप तक पहुंचे। ठीक है, बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, हमारा दो तीन पर्पस है। एक तो हमें अपने हमने हमारा जो ऑसिलेटरी बिहेवियर है वो कैसा दिखेगा फोर्स्ड ऑसिलेशन में। ठीक है, हमको वही देखना है बिहेवियर। ठीक है, क्योंकि हम ऑसिलेटिंग फोर्स लगा दिए हैं तो इतना तो हमको पता है कि वो ऑसिलेटरी मोशन होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारी वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी की होगी, बट कैसे वो फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करेगा। अब अगर हम यहां पे देखें तो ए क्या है हमारे इस एक्सप्रेशन में, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, जो कि हमने एज्यूम किया हुआ है, राइट। ओके, और एफ नॉट हमारा फोर्स का एम्पलीट्यूड है। ठीक है, पी क्या है यहाँ पे, व्हाट इज पी, frequency, फ्रीक्वेंसी Ex- ऑफ external force, external force, very good. And what is omega, original frequency, original frequency of the particle in absence of external force and any kind of friction force. Is it clear? yes sir, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो थी हमारे ऑसिलेटर की एक्चुअल, इसीलिए हम उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो ये तीनों टर्म हमें पता है और ये दोनों इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर कर दें तो एफ नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एफ नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा राइट साइड में, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड वी हैव दिस काइंड ऑफ टर्म। और यहां से हम ए की वैल्यू निकालेंगे विच कम्स आउट टू बी एफ नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर। इज इट क्लियर? इक्वेशन 5 इज क्लियर टू एवरीवन? yes sir, गुड। अब हमारे पास ए का फॉर्म आ गया कि एम्पलीट्यूड जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। मतलब जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है, दूसरा चीज थीटा। थीटा क्या है हमारा, थीटा एक फेज है जो कि मतलब बेसिकली वो बताता है ना कि इनिशियली पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम थीटा को देखना चाहें, ठीक है, तो थीटा क्या होगा, अब यहां पे हम साइन थीटा मतलब बेसिकली दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दें तो उससे क्या निकल के आ जाएगा, tan थीटा विच इज 2rp डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हमने जो एज्यूम किया था अपने सोल्यूशन कि y इज इक्वल टू a साइन pt माइनस थीटा, तो a बस a हमारा वहां पे अननोन पैरामीटर था एम्पलीट्यूड जिसको हमने कैलकुलेट कर लिया, थीटा एक फेज हमारा था जो कि बेसिकली एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल की क्या पोजीशन थी उसको बताता है, तो वो भी हमने इवेल्युएट किया। यहाँ पे r p ओमेगा ये सब तो हमारे नोन पैरामीटर्स हैं, राइट। तो हमें tan थीटा की इंफॉर्मेशन मिल गई, थीटा की इंफॉर्मेशन मिल गई और एम्पलीट्यूड की। नाउ व्हाट इज आवर फाइनल सोल्यूशन, तो फाइनल सोल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने यहां रख दी, ठीक है, एंड साइन pt माइनस थीटा वेयर थीटा वी कैन गेट फ्रॉम इक्वेशन 6। ओके, सो दिस इज आवर solution when particle moving under the influence of external force. Okay, right? ये हमारा इक्वेशन 7 जो है वो हमारा एक्चुअल में हमारा फोर्स सॉल्यूशन है पार्टिकल का जब व्हेन इट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट। एक्चुअली यहाँ पे एक सोल्यूशन और लिखा गया है इक्वेशन 8, वो हमारा जो ऑसिलेटरी मोशन है और जो हमारा फोर्स्ड ऑसिलेशन का सोल्यूशन है, दोनों को कंबाइंड कर दिया गया है। ठीक है, ऑसिलेटरी में जब हमारा r इज लेस देन ओमेगा होता है तो एक्सपोनेंशियल डीके होता है,
और ये हमारा फोर्स का ऑसिलेशन, बट इट इज नो मोर वैलिड फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये जस्ट ट्रांजिएंट के टाइम का सोल्यूशन है। सो आई एम जस्ट इग्नोरिंग इक्वेशन 8। सो लेट अस फोकस ऑन इक्वेशन 7 because this is the solution of the particle when moving under the influence of external force। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं फिर से, मतलब हमारे पास दो तीन केसेस हैं। वो क्या है? चूंकि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक टर्म है, ठीक है। ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, पी हमारी एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, राइट। अब अगर ओमेगा, यहाँ पे दो तीन केस हमारे राइजेस होते हैं सिंपली, कि अगर ओमेगा पी से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ओमेगा पी के बराबर हुआ तो क्या होगा, ओमेगा पी से लेस हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ तीन हमारे पास केस है जिनको हम एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं। तो लेट अस फोकस टू केस 1, ठीक है। केस 1 हमने क्या लिया है, व्हेन p इज लेस मच स्मॉलर देन ओमेगा, मच स्मॉलर देन ओमेगा, ठीक है। मतलब जब हमारी अप्लाइड फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे नेचुरल फ्रीक्वेंसी के से, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर से बहुत कम होगी। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर ओमेगा बहुत बड़ा है तो वी कैन इग्नोर p, इज इट, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक मतलब ऑलमोस्ट ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, right? So we can ignore this term, this p square term, because p is very small. So if we are ignoring p square, we can also ignore p square, ठीक है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर बहुत ज्यादा है। तो सिंपली जो होगा एम्पलीट्यूड वो क्या हो जाएगा, ये अगर a की वैल्यू हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली f नॉट बाई ओमेगा स्क्वायर। रिमेंबर यहाँ ओमेगा स्क्वायर के ऊपर भी एक स्क्वायर है, ठीक है। तो ये p स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। बेसिकली वी आर टेकिंग p टेंड्स टू 0 बिकॉज ओमेगा इज वेरी लार्ज। तो उस केस में आवर एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय एफ नॉट बाय ओमेगा स्क्वायर, मतलब हमारा एम्पलीट्यूड जो होगा, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है k बाई एम, और एफ नॉट जो है वो है एफ नॉट बाई एम। सो एफ नॉट बाई के, सो आवर एम्पलीट्यूड इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। मतलब अगर रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट बहुत ज्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा, प्रोवाइडेड your p is very small in comparison to omega। okay, now what is case 2? case 2 अब हम लेते हैं p is equal to omega, ठीक है। p is equal to omega का मतलब क्या है, p is equal to omega मतलब when applied frequency is equal to natural frequency of the oscillator, ठीक है। ओमेगा हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी था जो हमने माना हुआ है, ठीक है। सो when applied frequency is equal to natural frequency of the oscillator, उस केस में क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू p के केस में ये ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। सो आवर एम्पलीट्यूड इज f नॉट बाई 2r ओमेगा, ओके। और r जो है, अगर हमारा डैम्पिंग, अब r क्या है, डैम्पिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज वेरी स्मॉल, राइट। तो अगर हमारा r एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है, अभी पिछले केस में हमारा फ्रीक्वेंसी क्या था, एफ नॉट बाई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे है एफ नॉट, और ओमेगा की वैल्यू वहां पे बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू जब बहुत ज्यादा होगी तो एफ नॉट बाई ओमेगा जाहिर सी बात है छोटी क्वांटिटी, ओमेगा स्क्वायर बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। बट यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू पी है, ऑफकोर्स पिछले केस से छोटा है, ठीक है। मतलब ओमेगा जब पी के बराबर हो गया तो हमारा एम्पलीट्यूड है एफ नॉट बाई 2r ओमेगा, वेयर आर इज ए डैम्पिंग, रिप्रेजेंटिंग द डैम्पिंग कांस्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर डैम्पिंग नहीं है, सपोज हम एक ऐसा कंसीडर कर रहे हैं केस जहां पे कि एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो वो एसएचएम करेगा अगर डैम्पिंग नहीं है। लेकिन इन अब्सेंस ऑफ डैम्पिंग अगर वहां पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, r इज इक्वल टू अगर 0 है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा इस केस में, इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ, मतलब पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होगा इज वेरी हाई, राइट। इफ द डैम्पिंग फोर्स इज वेरी स्मॉल और नेग्लिजिबल। अगर नेग्लिजिबल कर देंगे, 0 कर देंगे तो इनफाइनाइट होगा। बट रियल प्रॉब्लम में वो इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, हम डैम्पिंग फोर्स को बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं, बहुत छोटा कर सकते हैं सारे फ्रिक्शंस कंपोनेंट को रिमूव करके। बट
इट प्रैक्टिकली इट विल बी देयर। तो उसके तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि डैम्पिंग इज वेरी वेरी स्मॉल, आवर एम्पलीट्यूड इज वेरी वेरी लार्ज। तो एम्पलीट्यूड मतलब बहुत ज्यादा होगा। इसको हम एक और मैथमेटिकली इसको हम देख सकते हैं कि P इज इक्वल टू अगर ओमेगा हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम, जैसे कि हमारा ये डिनोमिनेटर टर्म है, ठीक है, अगर हम इसको ले लें, ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर टर्म हमारा कब जब मिनिमम होगा तभी हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। आर यू कन्विंस विद दैट? एम्पलीट्यूड हमारा Yes, sir. कब मैक्सिमम होगा? जब हमारा डिनोमिनेटर टर्म मिनिमम होगा। तो मिनिमा के लिए क्या है हमारा, मिनिमा मैक्सिमा के लिए क्या है? अगर मतलब मिनिमम पे या मैक्सिमा पे हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दैट टर्म इज ऑलवेज 0 एंड सेकेंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव या निगेटिव होता है, उससे हम डिवाइड करते हैं कि ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। मैथमेटिक्स में Sir, पढ़ा guy होगा। is not able to enter. क्या कह रहा? Sir, there is a guy who is not able to enter, sir. ओके 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 आयुष अभी बहुत लेट आने से क्या होता है कि मैं विंडो क्लोज कर देता हूँ, पीपीटी का विंडो खुल जाता है, पावर पॉइंट का, फिर मुझे बैकग्राउंड में दिखता नहीं है कि कौन बच्चा आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। ओके, सो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि बेसिकली हम इस टर्म को देख रहे हैं कि इसका मिनिमा कहां पे आएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर का। तो मिनिमा के लिए हम लोग क्या एक्सप्रेशन, ओके, तो हम लोग डी बाई डी टी आप डिनोमिनेटर 0 कर दिए, वहीं पे हमारा मैक्सिमा आ गया। सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, ठीक है। मतलब ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जब 2r स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, तभी हमारा डिनोमिनेटर मिनिमा होगा इफ r इज नॉट 0, ठीक है। अगर r 0 हुआ, मतलब अगर डैम्पिंग नहीं हुई, r 0 हुआ, तो मैक्सिमा कहां, मतलब एम्पलीट्यूड का जो डिनोमिनेटर है वो मिनिमम कब होगा? जब ओमेगा इज इक्वल टू पी हो जाएगा। अगर r 0 हो जाता है तो ओमेगा इज इक्वल टू पी के लिए ही तो हमारा डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। बट इफ r इज नॉन जीरो तो ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर के लिए हमारा डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट स्टूडेंट्स? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. यस सर। कि हमारा ये बेसिकली ये इक्वेशन वो बता रहा है जहां पे कि हमारा डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, ठीक है। तो अगर डैम्पिंग है तो जब हमारा ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 2r स्क्वायर के बराबर होगा तभी हमारा डिनोमिनेटर वाला टर्म मिनिमम होगा और एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। मतलब इन प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्स हमारा एम्पलीट्यूड जो होगा वो मैक्सिमम होगा ओमेगा इज इक्वल टू पी के लिए नहीं। हमारा एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर पे, ठीक है। इफ यू लुक, और मैक्सिमम के लिए कंडीशन वही है कि हम लोग इसको उसका जो ओके, सो दिस ऑलरेडी वी आर हियर, ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 2r स्क्वायर, और यहां से अगर हम p की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इट कम्स आउट टू बी ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारी वो फ्रीक्वेंसी है फोर्स की, ये p हमारी फोर्स की फ्रीक्वेंसी है। तो फोर्स की फ्रीक्वेंसी जब ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर होगी तब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तब, ठीक है। तो एक्चुअली p इज इक्वल टू ओमेगा के लिए एम्पलीट्यूड नहीं मैक्सिमम है, ओमेगा से थोड़ा सा नीचे, मतलब ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर के लिए ही एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। आई विल शो इट इन डिटेल। अब हमारा केस तीसरा आता है व्हेन p इज ग्रेटर देन ओमेगा, ठीक है। मतलब हमारी जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वो हमारे नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा हुई तो उस केस में क्या होगा? व्हेन p इज मच ग्रेटर देन ओमेगा, तो उस केस में हमारा ओमेगा वाला टर्म इग्नोर कर देंगे और एम्पलीट्यूड हो जाएगा f नॉट बाई पी स्क्वायर। मतलब कि हमारा पी स्क्वायर जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे हमारा क्या होगा? एम्पलीट्यूड घटता जाएगा, ठीक है।
तो हमारे पास 3 रीजन हो गए। एक, ओमेगा इज when omega is very small in comparison to p, case 1, sorry, when omega is very large in comparison to p, मतलब p की वैल्यू जब बहुत कम होगी तब हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा वो कहां गया पहला, एफ नॉट बाई ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस जब आता है हमारा एफ नॉट बाई 2r ओमेगा होगा, और उसमें भी मैक्सिमम तब होगा जब p ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर होगा। और तीसरा केस जब p ज्यादा होगा ओमेगा से, मतलब ओमेगा जब बहुत कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू p, तो उस केस में हमारा p स्क्वायर से 1/p स्क्वायर से वैरी करेगा। अब इसको हम थोड़ा ग्राफिकल टर्म में देखते हैं ये। ठीक है सर हाँ सर, जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी p इज इक्वल टू ओमेगा, तो हाँ सर जो हमारा पार्टिकल है वो किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा? फ्रीक्वेंसी का जो, रिमेंबर हमारा जो सॉल्यूशन आया था वो क्या आया था, y इज इक्वल टू a sin ए नॉट pt साइन पीटी माइनस थीटा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है, p। पी, मतलब पार्टिकल हमेशा पी से ही ऑसिलेट कर रहा है। हम लोग बात किस चीज की कर रहे हैं, हम लोग अभी सिर्फ ही तीनों केसेस में पार्टिकल के एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हमने जो तीनों केस डिस्कस किया उसमें सिर्फ एम्पलीट्यूड का जिक्र किया, क्योंकि अगर हम अपने सोल्यूशन को देखें, ये हमारा सोल्यूशन कहां था, इक्वेशन 7 कहीं था ना, ये इसमें हमारा जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड ओमेगा और पी पे डिपेंड कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी तो पी ही है। ठीक है, इसका मतलब कि पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है वो हमेशा फोर्स की ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, बस एम्पलीट्यूड हमारा जो है वो फोर्स की फ्रीक्वेंसी और ओमेगा के रिलेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम उसका जिक्र कर रहे हैं, उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो कब बहुत ज्यादा होगा, कब बहुत कम होगा, कब मैक्सिमम होगा, कब इनफाइनाइट होगा। ठीक है हाँ, अब हमारे पास ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो अब यहाँ पे 3, सपोज हमारा ये है ओमेगा, अगर हम ये फ्रीक्वेंसी का स्केल देख लें तो सपोज ये ओमेगा है, तो अगर हमारा पी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा से कम हुआ तो वो कुछ इस रेंज में आएगा। ठीक है, इज इट ओके? और अगर पी बहुत ज्यादा है तो पी हमारा इधर आ जाएगा, ओमेगा से ग्रेटर देन, मतलब पी इज ग्रेटर देन ओमेगा। अब एक चीज तो क्लियर है कि अगर जो हमारा एम्पलीट्यूड है, ठीक है, जब P ग्रेटर देन ओमेगा है तो वो डिपेंड कर रहा है किस पे, एफ नॉट बाई पी स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे जैसे P की वैल्यू बढ़ती जाएगी, हमारा चूंकि P डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा, घटता जाएगा। एक तो ये चीज हो गई हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में। ठीक है, अब लो फ्रीक्वेंसी रीजन में हमारा P जो है, जो एम्पलीट्यूड है वो ओमेगा के स्क्वायर में है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा ओमेगा, इधर हमारा ओमेगा बेसिकली इधर हमारा P हमारा इधर घट रहा है, मतलब ओमेगा P इज गेटिंग स्मॉलर हियर। ठीक है, तो हमारा जो ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू ये है और P कम हो रहा है, तो वो हमारा इधर को डिक्लाइन करता जाएगा। खैर ये तो ये हो गया कि दोनों साइड हमारा एम्पलीट्यूड डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं P इज इक्वल टू ओमेगा। अब P इज इक्वल टू ओमेगा जब कंडीशन है उसमें हमारा मैक्सिमा कहां पे आता है, जो मैक्सिमा आता है वो आता है ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर पे। ठीक है, मतलब P इज इक्वल टू ओमेगा से थोड़ा सा कम P। तो यहां पे आप देखोगे कि अगर जीरो डैम्पिंग है तो जीरो डैम्पिंग पे एम्पलीट्यूड क्या था हमारा, एफ नॉट बाई 2r ओमेगा कुछ था। तो जीरो डैम्पिंग जब r इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारा जो मैक्सिमा होगा वो P इज इक्वल टू ओमेगा पे ही आएगा, क्योंकि P स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, तो r 0 हो गया तो ओमेगा इज इक्वल टू P ही हमारा वो वैल्यू है जिसके लिए हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। और एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो होगी वो इनफाइनाइट होगी। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ये इस कर्व को कंप्लीट नहीं किया गया है, इट शोज कि ये इनफाइनाइट वैल्यू है। लेकिन अगर कोई डैम्पिंग हमारा आ गया, सपोज
तो अगर लो डैम्पिंग आ गई, मतलब आर इज वेरी वेरी स्मॉल बट इट इज नॉन जीरो, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, इट इज नो मोर इनफाइनाइट, ठीक है, बट मैक्सिमा हमारा कहां पे होगा, पी स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर पे। तो पी स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर मतलब पी से थोड़ा सा नीचे। अगर डैम्पिंग और बढ़ गई, तो डैम्पिंग और बढ़ गई मतलब हम आर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू जब इंक्रीज करेंगे तो हमारा पी स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर क्या होगा, वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो मैक्सिमा का पॉइंट है वो और पी स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर वो लोअर फ्रीक्वेंसी साइड में शिफ्ट करता जाएगा। दिस इज वन पॉइंट, ठीक है, क्योंकि हमारा अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर यही वो पॉइंट है, यही वो पी की वैल्यू है जिसके लिए हमारा फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा। तो अगर आर की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, मतलब डैम्पिंग बढ़ाते जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, पी जो है, पी मतलब वो फ्रीक्वेंसी जहां पे कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, वो हमारा क्या होगा, लोअर साइड में शिफ्ट होता जाएगा, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, पहली चीज। और डैम्पिंग के साथ एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो एफ डॉट बाई 2r ओमेगा। तो अगर हम आर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब अगर डैम्पिंग बढ़ा रहे हैं तो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, वो क्या होगी, कम होती जाएगी। तो अब अगर इस ग्राफ में हम देखें तो जैसे जैसे हमारा डैम्पिंग बढ़ रहा है, ए मैक्सिमा जो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू है वो कम होती जा रही है, और जो मैक्सिमम वो फ्रीक्वेंसी जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा वो लोअर साइड में शिफ्ट हो रही है, ठीक है। इसी को हम बोलते, ये हमारा एक्चुअल बिहेवियर है। और जो ये दोनों साइड फॉल हो रहा है, ठीक है, हमारा जो, तो P इज इक्वल टू ओमेगा की जो कंडीशन है, मतलब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब बराबर हो जाते हैं इन केस ऑफ डैम्पिंग, ठीक है, हमारा एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने का मतलब है कि बेसिकली एम्पलीट्यूड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकल के एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब पार्टिकल की एनर्जी क्या है, पार्टिकल की एनर्जी का मतलब यह है कि हम जो अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं वो कितना पार्टिकल को ट्रांसफर हो रहा है। तभी तो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और वही एनर्जी, फोर्स की एनर्जी अगर पार्टिकल को ट्रांसफर होगी तभी तो उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रह रहा है। अगर वो, तो बेसिकली ये एनर्जी ट्रांसफर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कब मैक्सिमम है, व्हेन इन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, मतलब जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जा रही है इन एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग, तो हमारा जो एनर्जी का ट्रांसफर है, मतलब जो एक्सटर्नल एनर्जी हम दे रहे हैं सिस्टम को एक्सटर्नल फोर्स के जरिए, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द सिस्टम इज मैक्सिमम, ठीक है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। अब अगर इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है सवाल अभी इस पॉइंट पे। ओके, क्या ये ग्राफ क्लियर हुआ सबको कि क्यों लोअर साइड में घट रहा है, क्यों हायर साइड में घट रहा है, और क्यों बीच में मैक्सिमा आ रहा है? ओके, Yes, sir. ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। ओके, सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इफेक्ट, अब जो अभी हमने डिस्कस किया सारी चीजों को कि डैम्पिंग का इफेक्ट क्या है और कब एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम होगा, बेसिकली ये स्लाइड उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब हम आते हैं फेज। अभी हमारे पास एम्पलीट्यूड की इंफॉर्मेशन हो गई पूरी, ठीक है। अब हम फेज की इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो फेज हमारा क्या था, थीटा था, एंड tan थीटा इज गिवन बाय 2rp डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, व्हिच इज कमिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है, जब हमने दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया था, ठीक है, स्क्वायर करके ऐड किया था तो एम्पलीट्यूड मिला था, और डिवाइड किया था हमने तो हमें उससे फेज मिला था, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन से हमारा जो फेज है वो आर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट, जैसे हमने एम्पलीट्यूड को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज में कैलकुलेट किया, वैसे ही हम फेज को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन है जब p इज लेस देन ओमेगा, दूसरा है व्हेन p इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारा फेज, तो अगर हम यहां से देखें तो जब p लेस देन ओमेगा होगा तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, मींस आवर थीटा इज इन बिटवीन 0 एंड π/2, एंड व्हेन p इज इक्वल टू ओमेगा तो tan थीटा इनफाइनाइट हो जाएगा, दैट मींस हमारा जो फेज होगा वो π/2 होगा,
पाई बाई 2 का मतलब फेज का मतलब क्या है कि जब एट टी इज इक्वल टू 0 हमारा जो वो होगा पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, राइट। और हमारा जो डी थी सो एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द थीटा डिपेंडेंस ऑफ पी कि फ्रीक्वेंसी पे कैसे हमारा थीटा डिपेंड करेगा, सो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r. We just differentiate this equation. Okay, so we have this expression. So I'm not going into detail of this क्योंकि ये आपका डिस्कशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमारा मेन डिस्कशन था कि एम्पलीट्यूड कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली हमने अगर v कैलकुलेट कर लिया तो जैसे हम एसएचएम में करते थे कि हमने y कैलकुलेट कर लिया डिस्प्लेसमेंट, तो वी कैन आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी dy by dt हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग ऑसिलेटरी मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन ऑसिलेटरी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। वेलोसिटी मिल गई, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड जो होगा, ये जो एम्पलीट्यूड है ये वेलोसिटी के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड व्हिच इज गिवन बाय a times p. Okay, so this is how we can calculate the velocity, acceleration, the phase of the particle. Okay, so all this information can be collected, ठीक है। अब वेलोसिटी को भी हम तीनों डिफरेंट केसेस के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि जब p लेस देन ओमेगा है सर, तो वेलोसिटी, हाँ यस सर क्वेश्चन है हाँ बोलो सर, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड इस टर्म का मतलब क्या हुआ सर? वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड मतलब वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड का मतलब ये हुआ कि बेसिकली हमारा वेलोसिटी क्या है, अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेटिंग है, ठीक है, तो जैसे एसएचएम में क्या था, अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसका वेलोसिटी किसी टाइम पे 0 होगा, फिर वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, फिर उसके बाद उसका डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में जाके वो वेलोसिटी घटती जाएगी, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, उसके बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो वेलोसिटी एक सर्टेन वैल्यूज के बीच में ऑसिलेट कर रही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर तुम एक सिंपल ऑसिलेटरी मोशन या एसएचएम का केस सर, लो, हाँ स्पीड बोलेंगे ना उसे तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज तो हो रहा है, हम तो कह रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, वेलोसिटी, योर वेलोसिटी इज चेंजिंग, डायरेक्शन इज चेंजिंग, ठीक है। तो जो वेलोसिटी का यहाँ पे एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसकी भी दो वैल्यूज हैं, अगर सिर्फ हम स्पीड की बात करते तो उसमें निगेटिव एम्पलीट्यूड नहीं आएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। हम जब ऑसिलेटरी मोशन करते हैं तो उसमें प्लस ए भी आता है, माइनस ए भी आता है, ठीक है, तो इसलिए हम उसको वेलोसिटी एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। स्पीड कभी 0 से कम नहीं होती है, बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। मतलब यहाँ पे सर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। हाँ, बात मैग्नीट्यूड की हो रही है, एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जैसे हम पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट में हम लिखते हैं ना y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ठीक है, तो वहां पे a क्या बताता है, a इज बेसिकली द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, जिसको हम एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग है, लेकिन जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो उसी, ठीक है, तो उसी तरह से, और उसका जो डायमेंशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट का ही डायमेंशन होता है। इसी तरह से वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ठीक है, दैट इज योर वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, ओके। और उसका जो डायमेंशन होगा, अब वेलोसिटी का जो एम्पलीट्यूड होगा उसका भी डायमेंशन जो होगा वो वेलोसिटी का ही डायमेंशन होगा, बिकॉज इफ यू लुक दिस एक्सप्रेशन यहाँ पे v, the amplitude of velocity is a times p. What is a? A is the amplitude of the displacement and p is the frequency. तो displacement into frequency का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि ये सेकंड इनवर्स है और ये मीटर है, तो मीटर पर सेकंड इज योर वेलोसिटी, ओके। सो सो अब हमें जैसे वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया, फोर्स्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम पावर सप्लाई टू द सिस्टम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पावर सप्लाई टू द सिस्टम मतलब हम कितना पावर, कितना एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं इन यूनिट टाइम, ठीक है। तो उसका एक्सप्रेशन हमको पता है, F.V
is your power supplied to the system. So F into V, F हमारा क्या है, F naught sin PT external force, and velocity is dy by dt. And because we are calculating power, because it's an oscillatory system, तो हम वन टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल के लिए कितना पावर ट्रांसफर हुआ, तो हमने स्मॉल टाइम इंटरवल dt लिया और उसको पूरे टाइम पीरियड पे इंटीग्रेट कर दिया. सो इन दिस केस वी गेट द एवरेज पावर सप्लाई टू द सिस्टम. मतलब एक पर्टिकुलर साइकिल में, ठीक है, एवरेज पावर हमने कितना सिस्टम को ट्रांसफर किया. सो दैट वी कैन कैलकुलेट बाय दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. सो वाई हमें dy by dt भी पता है, हमें f naught भी पता है, राइट. सो इफ वी इंटीग्रेट दिस फॉर ए वन साइकिल 0 to t, we can get the power, average power supplied to the system, and that comes out to be this much. f naught, अब ये इंटीग्रेशन तो मैं यहां नहीं कर रहा हूं बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल. साइन स्क्वायर और साइन कोसाइन का टर्म है, यू कैन सिंपली डू इट, ठीक है, 0 to t के बीच में. तो इंटीग्रेशन का जो इंपॉर्टेंट है कि साइन पीटी कॉस पीटी dt है, एक साइन स्क्वायर पीटी dt है 0 to t. ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू 0 है, इसकी हाफ है, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट एवरेज पावर का जो एक्सप्रेशन है, इट इज हाफ बी ए स्क्वायर पी स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द एवरेज पावर सप्लाई टू द सिस्टम बाय द एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, क्योंकि हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक साइकिल के लिए हमने ये एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किया, क्योंकि यही वैल्यू हमारी हर साइकिल में रिपीट होती आएगी बिकॉज इट्स एन ऑसिलेटरी मोशन. ओके, नाउ पावर डिसिपेटेड. ठीक है, पावर डिसिपेटेड का क्या होगा? अब पावर डिसिपेटेड हमारा किसकी वजह से होगा? पावर डिसिपेशन हमारा किसकी वजह से होता है? पावर लॉस. पावर डिसिपेशन मींस पावर लॉस. पावर लॉस किसकी वजह से होगा? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, राइट. पावर लॉस तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होगा ना. तो अब हम यहां पे अगर पावर, हाँ यस, तो पावर लॉस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली हम कैलकुलेट करेंगे फ्रिक्शन फोर्स से जो पावर लॉस हो रहा है. तो हम जो फोर्स की वैल्यू रखेंगे वहां पे फ्रिक्शन फोर्स रखेंगे, या जो भी हमारा डैम्पिंग फोर्स है. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स में हम डैम्पिंग फोर्स वर्ड यूज करेंगे. तो डैम्पिंग फोर्स हमारा क्या है? बी डी वाई बाई डी टी, जो हमने एज्यूम किया था अपने डैम्पिंग के केस में. तो बी डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई द वेलोसिटी विच इज ऑल्सो डी वाई बाई डी टी. तो ये हो गया हमारा पावर हमारा वर्क डन, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, ठीक है, पर यूनिट टाइम में. सो ये हमारा हो गया पावर लॉस. अब हम चूंकि इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सो वी इंटीग्रेट ओवर ए स्मॉल टाइम इंटरवल dt एंड आवर लिमिट इज फ्रॉम 0 to t, और 1/t हम इसको एवरेज वैल्यू के लिए ले लेंगे. सो सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट दिस एवरेज पावर. ठीक है, एंड दिस इज 1/2 ba स्क्वायर p स्क्वायर. ठीक है, सो वी हैव कैलकुलेटेड दी. अब अगर हम ध्यान से देखें दोनों को, तो ये है पावर डिसिपेटेड इन ए यूनिट साइकिल एवरेज, और ये है पावर ट्रांसफर, पावर सप्लाइड टू द सिस्टम. क्या दोनों की वैल्यू एक है? एक है. इसका मतलब क्या हुआ कि डैम्पिंग की वजह से जितना पावर का लॉस हो रहा है, हमारा उतना ही पावर सिस्टम को एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई कर रहा है. इज इट आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसका मतलब हमारा नेट जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो 0 है, क्योंकि जितना पावर लॉस एनर्जी सिस्टम रिलीज कर रहा है फ्रिक्शन के जरिए, उतना ही फोर्स से वो ले रहा है. इसीलिए हमारा जो मोशन होगा उसमें जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो बिल्कुल कांस्टेंट होगा टाइम के साथ. टाइम के साथ वो डिके नहीं करेगा. ठीक है, तो हमारा जो सिग्नल होगा उसमें किसी प्रकार का जो है हमारा मतलब डीके नहीं होगा. जो डैम्पिंग में हमारा डीके होता था, दैट डीके इज कंपनसेटेड बाय द पावर सप्लाइड टू द सिस्टम बाय द एक्सटर्नल फोर्स. ओके, सो आई स्टॉप हियर. आपका टाइम हो गया है नेक्स्ट क्लास का. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, बट इट इज माय रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द बुक्स यू हैव. ठीक है, क्योंकि जब आप अब यहाँ पे, तो हम अब क्लास में क्या होता है, ऑनलाइन में ऑफलाइन में हम एक एक स्टेप को करते जाते हैं. ठीक है, so थिंग्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हेन
वो चाक एंड बोर्ड में, क्योंकि हम एक एक स्टेप को खुद से हम लोग चौक से करते हैं और आपका अटेंशन वहां पे ज्यादा होता है और सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखती रहती हैं। अब यहाँ पे जब हम अगली स्लाइड पे जाते हैं तो आपके जो इक्वेशंस हैं वो पिछली स्लाइड में रहते हैं, जो कि आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बोर्ड पे क्या होता है, वो साइड में कहीं ना कहीं लिखा होता है। ठीक है, तो कुछ बच्चों का ये कहना था कि क्लास मतलब ऑनलाइन क्लास थोड़ी टफ हो रही है, बहुत अच्छी। तो यस, मुझे भी पता है कि ये, क्योंकि हम लोग को भी पढ़ाने में उतना उस तरह का फ्लेवर नहीं आता है या उस तरह का एंजॉयमेंट नहीं आता है जितना हम लोग क्लास में एंजॉय करते हैं। बट इसके लिए यही है कि आप लोगों को एक मेरा ये सजेशन है कि जस्ट गो थ्रू बुक्स, गो थ्रू द स्टडी मटेरियल्स यू हैव। ठीक है, और अगर ये पीपीटी चाहिए तो मैं इसका भी पीडीएफ बना के आप लोगों को अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों के पास नहीं है, ठीक है, वो इन सब मटेरियल्स को मतलब इससे जा सकते हैं और यू ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, आप खुद से पेपर पेन लेके एक एक स्टेप को करते जाइए। जहां पे कुछ डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई स्टेप आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं ऊपर नीचे का, तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, आप हमको पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं उस स्टेप का स्क्रीनशॉट लेके, और हम उसको फिर डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ। ओके सर आचार्य श्रीवास्तव की बुक से पढ़ सकते हैं? हाँ, कोई भी बुक, आप कोई भी बुक पढ़िए। देखिए, ये मैकेनिक्स की चीजें हैं। ठीक है, मैकेनिक्स में आपका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब आप अगर देखें तो ज्यादातर इसमें मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में क्या है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, फोर्स है। तो आपको कंसेप्ट समझना है, वो आप किसी भी बुक से या किसी भी प्लेटफॉर्म पे समझ सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स आप इंटरमीडिएट करके आए हैं तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो आप ऐसे ही जानते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको किसी और के मतलब इवन उसके लिए मेरी भी जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज यू नो हाउ टू इंटीग्रेट, हाउ टू डिफरेंशिएट। ठीक है, इतना तो आपको पता है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो कंसेप्ट को समझने के लिए आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी बुक, कोई भी स्टडी मटेरियल। ठीक है, ओके यस सर। ओके, तो आई स्टॉप हियर। कल हम लोग फिर अपना इसी टाइम पे क्लास लेंगे। ठीक है, क्योंकि सेम टाइम पे कन्वीनियंस है आपके लिए भी और हमको लगता है हमारे लिए भी। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच।